मैं रजिस्ट्रेशन फाइल करता हूँ तो मैं कैसे रजिस्ट्रेशन की डॉक्यूमेंट। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। क्लास शुरू करते हैं। 3-4 क्लासेस में हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन सीखा था। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में हमने एज ए प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन को सीख लिया और किसी कंपनी का हमें रजिस्ट्रेशन फाइल करना हो तो हमें कैसे रजिस्ट्रेशन की डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके कैसे फाइल करना है और ऑथराइज सिग्नेटरी वगैरह का कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में कंपनी वाले केस में समझाया। ठीक है। अब आज जो हम सीखेंगे जीएसटी का एक टूल है जिसे बोलते हैं सर्च पेयर टेक्स्ट टूल। सर्च टेक्स्ट पेयर। ठीक है। देखो एक प्रोविजन है जीएसटी के अंदर सेक्शन 16 जो है जीएसटी एक्ट का, वो कहता है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट तब मिलेगा जब आपके वेंडर ने जिससे आपने परचेज किया है, ठीक है, जिससे आपने परचेज किया है वो अपनी रिटर्न्स को फाइल करे। ठीक है, वो अपने रिटर्न्स को टाइमली फाइल करे। ठीक है, और जो ड्यू डेट है उस ड्यू डेट से पहले फाइल, मतलब ड्यू डेट तक फाइल कर दे, अदरवाइज हम आपको क्रेडिट जो है उस मंथ में नहीं देंगे। देखो टैक्स पीरियड को समझो पहले। ठीक है, टैक्स पीरियड क्या होता है? जिस पीरियड का हम टैक्स गवर्नमेंट को कैलकुलेट करते हैं जमा करने के लिए उसे बोलते हैं टैक्स पीरियड। जैसे हमने बोला कि अभी मार्च का मंथ चल रहा है तो हमारे लिए टैक्स पीरियड कौन सा होगा? हम किस मंथ के रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं? ठीक है, या तो फरवरी की फाइल कर सकते हैं या फरवरी से पहले के रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको तब मिलेगा सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग जब आपके सप्लायर ने, यानी कि जिससे आपने माल परचेज किया है या सर्विस ली है, उसने अपना रिटर्न फाइल किया हो। ठीक है, और रिटर्न फाइल किया हो वो भी टाइमली रिटर्न फाइल किया हो। ठीक है, वो भी अपना रिटर्न क्या फाइल किया हो? टाइमली रिटर्न फाइल किया हो, तभी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर है? दूसरा प्रोविजन क्या कहता है? दूसरा प्रोविजन ये कहता है कि आपके सप्लायर ने जो जब आपको इनवॉइस किया उस डेट पे सप्लायर का जो जीएसटी नंबर है वो एक्टिव स्टेटस होना चाहिए और उस सप्लायर का जीएसटी नंबर एक रेगुलर टैक्स पेयर के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, जीएसटी नंबर आप सबको पता है 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है। ठीक है, अगर हम जीएसटी नंबर को डिकोड करें तो जीएसटी नंबर के फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या कहते हैं? स्टेट कोड। स्टेट कोड, वेरी गुड। नेक्स्ट 10 डिजिट क्या कहते हैं? पैन नंबर। पैन नंबर। और नेक्स्ट जो 13 डिजिट होता है वो क्या कहता है? एक जेड नंबर होता है जो ऑटोमेटिक सब में आता है। नंबर पूछ रहा हूं, तो टोटल जीएसटी के कितने डिजिट होते हैं? 15 डिजिट होते हैं जीएसटी में। ठीक है, जीएसटी के अंदर टोटल कितने डिजिट होते हैं? 15 डिजिट। ठीक है, अब जो फर्स्ट डिजिट होता है, जो फर्स्ट 2 डिजिट होता है वो बताता है उस स्टेट में उस पर्सन ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है। ठीक है, ये क्लियर है? देखो ये अगर हम डिकोडिंग ऑफ जीएसटी की बात करेंगे तो ये आती है, इसे बोलते हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जीएसटीआई और जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर इज यूनिक 15 डिजिट अल्फा। ठीक है, यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेदर्स रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होता है वो बताता है स्टेट कोड वेयर द एंटिटी इज रजिस्टर्ड। ठीक है, जहां पे हमारी फॉर्म रजिस्टर्ड है, जिस एड्रेस पे हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है उस स्टेट का कोड बताता है। ठीक है, तो हमने हर स्टेट को अलग-अलग कोड दे रखे हैं। जैसे 07 जो कोड है वो दिल्ली का है, 09 जो यूपी का है, 06 हरियाणा का है, 28 महाराष्ट्र का है। ठीक है, 110 जो है वो बिहार का है। तो ऐसे करके हर स्टेट को उन्होंने कोड दे रखा है आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो आप फर्स्ट 2 डिजिट से ही जान सकते हो कि वो किस स्टेट में उसका जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है। ठीक है, जो नेक्स्ट 10 डिजिट्स आते हैं, ठीक है, वो 10 डिजिट बताता है उसका पैन नंबर। ठीक है, किसका पैन नंबर? एंटिटी का पैन नंबर। ठीक है, जो किस टाइप की कंपनी है या उसके जो प्रोप्राइटर है या कंपनी है उसका पैन नंबर। यहाँ से हो गए 12 डिजिट। नेक्स्ट डिजिट होती है जो 13 डिजिट होती है वो बताती है, ये हो सकती है मैक्सिमम 9। ये कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 9। तो ये बताता है कि आपने इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में आपका कौन सा नंबर रजिस्ट्रेशन है।
ठीक है, जैसे दिल्ली में मैंने एक जीएसटी नंबर लिया और दिल्ली में एक मैंने मेरा प्लेस ऑफिस है, पहला जीएसटी नंबर मेरे को यहाँ मिला, मैंने दिल्ली में अपना दूसरा स्टोर खोला, वो उसमें थोड़ा डिफरेंट स्टोर था, उसको उसका रिकॉर्ड में बिल्कुल अलग रखना चाहता था, ठीक है, तो मैंने एक और जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर दिया, तो मुझे फिर यहाँ पे क्या मिलेगा 2, ठीक है। ऐसे करके मैं एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में मैं टोटल 9 रजिस्ट्रेशन दे सकता हूँ, ठीक है, टोटल कितने नंबर रजिस्टर कर सकता हूँ 9। जब मेरा एक नंबर कैंसिल हो गया, अब दोबारा जब अप्लाई किया तो वो 1 नहीं देंगे, फिर क्या करेंगे 2 देंगे, दूसरा भी मेरा कैंसिल हो गया किसी वजह से तो क्या देंगे 3 देंगे, ऐसे करके उस स्टेट के अंदर में जितनी बार आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इशू किया जाएगा उतनी बार आपका नंबर ऐड हो जाता है। तो अगर किसी के यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और ये 07 है, दैट मींस ये बताता है कि इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में उस पर्सन के कितने जीएसटी नंबर है, कितने बार जीएसटी नंबर इशू किया गया, टोटल 5 टाइम जीएसटी नंबर इशू किया गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन इशूड ऑन द सेम पैन विद इन द सेम स्टेट। अगर वो पर्सन नेक्स्ट, जैसे मेरा दिल्ली में है, मैंने यहाँ पे एक अप्लाई किया, मैं यूपी में अप्लाई करूंगा सपोज करो, तो फिर मुझे यहाँ पे क्या होगा स्टेट कोड मेरा 09 हो जाएगा, बाकी ये डिजिट सेम रहेंगे और ये फिर वापस से 1 हो जाएगा, यूपी का स्टेट का रजिस्ट्रेशन फिर वापस से 1 आएगा। जेड जो है वो बाय डिफॉल्ट है एवरी जीएसटी नंबर में प्रेजेंटेड है, डिफॉल्ट कोड एवरी जीएसटी नंबर, ठीक है। जेड जो है वो क्या है, एक डिफॉल्ट कोड है जो कि एवरी जीएसटी नंबर में आपको मिलेगा, और लास्ट जो डिजिट होती है वो सिस्टम चेक कोड होता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई बी ई एफ, आपने आपके जो जीएसटी नंबर अलॉट होंगे उसके अकॉर्डिंग वो कुछ भी रैंडम, कोई भी रैंडम डिजिट आपको असाइन कर सकता है, ठीक है, कोई भी रैंडम डिजिट आपको असाइन कर सकता है। तो ये बनता है टोटल 15 डिजिट का जीएसटी नंबर। अब इस 15 डिजिट के जीएसटी नंबर में जब पैन नंबर की बात करते हैं तो पैन नंबर का जो 4 डिजिट होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बताओ आप लोगों को पता है ये पैन नंबर का 4 डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे सी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सी है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंपनी कंपनी। ये बताता है कि आपकी एंटिटी का टाइप क्या है, कोई कंपनी फॉर्म है या इंडिविजुअल है। आप सब हम मेरे पैन, आपके पैन, सबके पैन में ये 4 डिजिट क्या होगा, पी होगा, ठीक है, ये 4 डिजिट क्या होगा, वैसा पी होगा, ठीक है, एवरी टाइम। अगर वो कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सेक्टर 8 कंपनी, ठीक है, ओपीसी कंपनी, लिमिटेड कंपनी, इस तरह की प्रोड्यूसर कंपनी, इस तरह की कंपनी है तो यहाँ पे सी आएगा। अगर वो एक पार्टनरशिप फॉर्म है या एलएलपी है तो यहाँ पे क्या आता है, एफ आता है, ठीक है। तो ये जो डिजिट्स होती है, 4 डिजिट क्या होती है, ये बताती है कि आपकी जो पर्सन है उसका टाइप क्या है, वो कंपनी है, पर्सन है या आपकी एक फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरह से हम जीएसटी नंबर को डिकोड करते हैं। तो जब जीएसटी नंबर हमें मिलता है, ठीक है, तो अगर हमारे पास ये आ रहा है कि ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा सतर्क भी रहना होता है, हमें चेक भी करना होता है कि क्या ये जीएसटी नंबर हमें, जो सामने वाला पर्सन जिससे मैं सप्लाई ले रहा हूँ, ये 4 5 क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो प्रीवियस जो जीएसटी नंबर कैंसिल हो रहे हैं, बार-बार सस्पेंड हो रहे हैं, नया जीएसटी नंबर बार-बार ले रहा है बंदा, ठीक है, तो इसलिए हमें ये चेक भी रखना पड़ता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है, इफ ए वेंडर हैज नॉट फाइल्ड ऑन टाइम द कंप्लाइंट इज देयर और नॉट, अदर थिंग इज दैट इफ यू फाइल लेट देन we will get the ITC or not। ITC का क्या है बताता हूँ। हाँ जी, तो मैं आपको बोल रहा था कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, ITC। अब आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये इसकी बात कहाँ लिखी गई है, इसकी बात लिखी गई है सेक्शन 16 में, सेक्शन 16 ऑफ द, आप सीजीएसटी एक्ट में जनरली लोग रेफर करते हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन 16 के अंदर क्या दिए गए हैं, कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन, कंडीशन दिए गए, कंडीशन टू क्लेम सीजीएसटी हम पढ़ेंगे अलग से, मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। इसमें क्लॉज है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि आईटीसी आपको तब मिलेगा जब सामने वाले पार्टी ने अपना टैक्स पे करा, सिंपल सी बात है।
सामने वाली पार्टी ने अपना टैक्स पे कर रखा है तभी आपको आईटीसी मिलेगा, और आपने भी अपना रिटर्न फाइल कर रखा है, आपने भी एक क्लेम किया और सामने वाली पार्टी ने भी अपना रिटर्न फाइल किया। उसके अंदर उन्होंने बोला है कि जो ड्यू डेट है, क्या है जो ड्यू डेट, अब ड्यू डेट क्या होती है जनरली हमारी R1 की जीएसटी R1 की ड्यू डेट क्या होती है, जनरल केस में क्या होती है 11th ऑफ एवरी मंथ। जो भी मंथली रिटर्न फाइलर है, ठीक है, वो क्या करते हैं अपना 11th तक अपना रिटर्न फाइल करते हैं। और अगर R1 मंथली नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे, वो IFF करेंगे, इनवॉइस फंडिंग फैसिलिटी का यूज करेंगे, और इसको कब तक फाइल कर देंगे 13 तक फाइल कर देंगे। ठीक है, अब अगर आपके सप्लायर ने अपने रिटर्न 11 तारीख से, अगर वो रजिस्टर 1 फाइल करता है, अगर उसने 11 तारीख से पहले फाइल कर दी, तब आपको क्रेडिट आपको करंट मंथ में मिलेगा, आपके टैक्स पीरियड में मिलेगा। ठीक है, और अगर वो IFF फाइल करता है तो उस IFF में आपके इनवॉइस को उसने 13 को चला रखा है। तो आप लोग बता देना मुझे GSTR 1 और IFF क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? GSTR 1 में पूरा नेक्स्ट मंथ का 11 तारीख को, और IFF में सेल प्रूफ डिक्लेयर करते हैं। इसका GSTR 3 भी क्वार्टरली फाइल होता है, और ये मंथ वाइज ये रिटर्न क्वार्टरली होता है। हम 3 पे नहीं जा रहे, हम पहले तो बस ये डिफरेंस समझ रहे हैं कि पार्टी ने R1, GSTR 1 और IFF इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हेलो, हाँ जी, हाँ सर, GSTR 1 जो होता है वो मंथली होता है, और ये IFF होता है वो क्वार्टरली रिटर्न करते हैं, मगर मंथली इनवॉइस फर्निशिंग करते हैं, सेल डिक्लेयर होता है मंथली। देखो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। GSTR 1 है आपकी रिटर्न ऑफ ऑल सप्लाई, ठीक है, टू बी इंक्लूडिंग एडवांसेस, इंक्लूडिंग लायबिलिटी ऑन एडवांसेस। ठीक है, R1 के अंदर में हम अपनी सारी सप्लाई डालते हैं। अगर हम सप्लाई की बात करें, एक बहुत सिंपल सी टर्म बताता हूँ आपको, अगर हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई 2 तरह की होती है। एक होती है जनरली हमारे लिए, एक क्या होती है बोलो, B2B। कौन सी होती है? B2B सप्लाई। ना आप लोगों ने हमने सुना, कौन सी सप्लाई होती है जी? B2B सप्लाई, B2B सप्लाई। ठीक है, B2B सप्लाई किसे बोलते हैं? GST नंबर है, जिसको सप्लाई यानी कि सप्लायर एंड जो वेंडर है, उन दोनों के पास क्या है? GST नंबर है, GST नंबर है। ठीक है, और B2C सप्लाई में क्या होती है? दूसरी सप्लाई होती है B2C, खुदरा बिक्री। B2C। इस B2C सप्लाई में क्या होती है? सप्लायर के पास तो GST नंबर है, ठीक है, सप्लायर को शुरू करेगा एज GST नंबर, ठीक है, बट रिसिपिएंट के पास नहीं, यानी कि आपके जो पर्दा परचेज कर रहा है उसके पास रिसिपिएंट, ठीक है, हम जिसको सप्लाई कर रहे हैं उसके पास GST नंबर नहीं है। ठीक है, तो वो कहलाती है हमारी B2C सप्लाई। क्या कहलाती है? B2C सप्लाई, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, कंपोजिट डीलर को सेल करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर? वो भी B2B ट्रांजैक्शन में है। अगर हम कंपोजिट डीलर को भी करेंगे तो वो भी B2B में है। ठीक है, वो भी B2B में है। ठीक है, अब 2 तरह की सप्लाई है, एक क्या है B2B सप्लाई और एक क्या है B2C सप्लाई। तो जब हम R1 फाइल करते हैं, तो R1 में हम अपनी सारी सप्लाई भी डालते हैं और B2C सप्लाई भी डालते हैं। B2B भी डालेंगे और B2C भी डालेंगे, अपनी सारी सप्लाई डालेंगे, मिला के पूरा मंथ का जो भी चिट्ठा है ना सेल से रिलेटेड, ठीक है, वो सारा का सारा डालेंगे। ठीक है, और IFF में क्या डालते हैं हम? सिर्फ अपनी B2B सप्लाई डालते हैं।
B2C सप्लाई नहीं, B2C सप्लाई नहीं डालते हैं, क्या डालते हैं? ओनली B2B सप्लाई। B2B वो किससे डालते हैं? कि जो हमसे परचेज कर रहा है B2B के अंदर, यानी कि सामने वाले पार्टी के पास भी क्या है? जीएसटी नंबर है। जो हमसे परचेज कर रहा है वो अपनी आईटीसी ले पाए, वो अपनी आईटीसी ले पाए। अब आईटीसी के लिए हमें गवर्नमेंट ने क्या दिया है? कौन से फॉर्म दे रखे हैं आईटीसी का? जनरल सिनेरियो में क्या होता है कि जब जीएसटीआर 1 फाइल होती है, जीएसटीआर 1 फाइल होती है तो कहा जाता है, जब सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल करता है तो हमारे 2A में रिफ्लेक्ट होता है, 2A और 2B में। 2A में क्या होता है जनरली आज समझा देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में, बिल्कुल समझाऊंगा मैं आगे। जब सप्लायर हमारा जीएसटीआर 1 फाइल करता है तो जो रिसिपिएंट है उसके कहां पे जाता है? ये कहां दिखता है? 2A और 2B में, उसके 2A और 2B में, ठीक है। ये सप्लायर की रिटर्न है और ये वेंडर यानी कि रिसिपिएंट की 2A और 2B है। अब दो फॉर्म है यहाँ पे, एक 2A है और एक 2B है। रूल कहता है आईटीसी 16 सेक्शन 16 का कि आपको क्रेडिट हम उसी का देंगे जो आपके 2B में आ रहा हो। सेक्शन 16 के अंदर जो कंडीशन है, उसमें एक कंडीशन और आगे नया है। 2B में जो आ रहा है न्यू रूल है ना सर? जो आपके 2B में आ रहा होगा ना, आप उसी का क्लेम ले सकते हो, ठीक है। जो आपके 2B में आ रहा होगा आप उसी का क्लेम ले सकते हो, ठीक है। अगर आपके 2B में नहीं आ रहा, जैसे कि सपोज करो हमने फरवरी के मंथ में एक सप्लाई ली, किसी भी वेंडर से परचेज किया, उसकी वो बंदा अपनी R1 फाइल करता है, ठीक है। मार्च 11 को उसने अपना R1 फाइल नहीं किया, मार्च 11 तक अपना उसने R1 फाइल नहीं किया, उसने अपना R1 फाइल किया वो 13 तारीख को या 14 तारीख को या 15 तारीख को या 16 तारीख को 11 तारीख के बाद फाइल किया। और वो फाइल क्या करता है? R1। हर महीने क्या फाइल करता है? R1, ठीक है। तो उसने मार्च 11 तारीख उसके लिए ड्यू डेट थी, उसने अपना R1 13 तारीख को, 14 तारीख या 15 तारीख को किसी को फाइल किया, उसके बाद फाइल किया, ठीक है। तो आपने उस जिस वेंडर से माल परचेज किया है, अगर आपने सपोज करो 50,000 रुपए का माल परचेज किया था और 18% के रेट से आपका करीबन 9,000 रुपए के आसपास आपका आईटीसी बनता था उस सप्लायर से जो माल परचेज किया, और उसने रिटर्न डिले फाइल की। तो जब रिटर्न डिले फाइल होगी ना, तो उस केस में आपके वो परचेज आपके 2B में नहीं है, वो परचेज आपके 2B में नहीं है। वो परचेज आपके 2B में कब आएगा? वो परचेज आपके 2B में अगले महीने आएगा, यानी कि उसका क्रेडिट आपको कब मिलेगा? अप्रैल में ले सकते हो आप क्रेडिट। मार्च के मंथ में जब रिटर्न फाइल करोगे, फरवरी का रिटर्न जब फाइल करोगे, तो फरवरी में क्रेडिट आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपके सप्लायर ने फरवरी की रिटर्न 11 तारीख को फाइल करनी थी उसने डिले कर दिया, उसने 12, 13, 14, 15 को फाइल किया। तो आपको उसका क्रेडिट किसमें नहीं मिलेगा? आपको फरवरी का क्रेडिट आप नहीं ले पाओगे। आप फरवरी का क्रेडिट जब मार्च मंथ की रिटर्न फाइल करोगे अप्रैल में, तब आपको उसका क्रेडिट 2B के अंदर दिखेगा, ठीक है। यानी कि आपका सप्लायर जब डिफॉल्ट करता है, डिले फाइल करता है, तो आपको क्या करना पड़ता है? टैक्स अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, और फिर उस आपको क्या करना पड़ेगा? अगले महीने आप उसको क्रेडिट का यूटिलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। तो अब 2A क्या है? 2A हमारी ऑल परचेज है, चाहे हमारे सप्लायर ने टाइमली फाइल किया, नहीं फाइल किया, डिले फाइल किया। जैसे हमारे सप्लायर ने R1 फाइल कर रखा है, सपोज R1 फाइल तो कर दिया, लेकिन उसी बंदे ने कब फाइल किया था? 12, 13, 14 को फाइल किया। उस केस में मेरे पास 2B में नहीं आएगी एंट्री, कहाँ आएगी मेरी एंट्री? 2A में आएगी, ठीक है। हमारे पास एंट्री कहाँ आएगी? 2A के अंदर आएगी, 2B में नहीं आएगी, क्योंकि डिले रिटर्न फाइल होगा तो एंट्री 2A में तो आएगी, लेकिन 2B में नहीं आएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए IFF का बनाया हुआ है। देखो हम IFF की फैसिलिटी हमने गवर्नमेंट ने बोला कि जिसकी भी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, ठीक है, उसको क्या करना है? उसके पास एक ऑप्शन है कि वो अपनी रिटर्न्स चूज कर सकता है कि मैं मंथली मोड में दूं या क्वार्टरली मोड में, ठीक है। हमारे रिटर्न्स का मतलब है R1 एंड D, रिटर्न्स का मतलब है R1 एंड D। तो उसने बोला कि रिटर्न चूज करने के लिए बोला कि भैया आप चूज कर लेना कि आपको रिटर्न मंथली फाइल करनी है या क्वार्टरली फाइल करनी है। अगर मंथली फाइल करोगे तो 11 तक अपना R1 फाइल कर देना, और 20 तारीख तक या सेग्रीगेट बैलेंस स्टेट वाइज दे रखे हैं, उसमें तक आप अपने क्या फाइल कर देना? D फाइल कर देना।
और अगर आप चूज करते हो नहीं जी मेरे को तो मंथली नहीं सूट करता, मेरा इतना ट्रांजेक्शन है ही नहीं, ठीक है, मैं तो क्वार्टरली फाइल करूंगा, तो सरकार कहती है ठीक है जी, फिर आप एक काम करना, एवरी मंथ आपको ये वाला रिटर्न फाइल करना है, कौन सी, आईएफएफ की, और ये तब फाइल करनी है जब आपने कोई B2B सप्लाई एग्जीक्यूट करी है, यानी कि आपकी कोई भी सेल, फरवरी के मंथ में हमने कोई भी सेल एग्जीक्यूट करा जो कि B2B सप्लाई था, तो मुझे B2B सप्लाई की डिटेल अपनी हर मंथ एवरी मंथ फाइल करनी पड़ेगी, और मैं क्या करूंगा उस मंथ के 13 तारीख से पहले R1 फाइल नहीं करूंगा, क्या फाइल करूंगा, IFF फाइल करके अपनी IFF फाइल करूंगा। IFF का फुल फॉर्म होता है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इसके थ्रू मैं अपनी B2B इनवॉइसेस, इसके थ्रू मैं अपनी B2B इनवॉइसेस को पुट कर दूंगा और B2B इनवॉइसेस की डिटेल मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ताकि इसका रीजन लॉजिक क्या है, ताकि उस पर्सन की इनपुट जो है वो B2B में रिसीव हो सके, उस पर्सन को इनपुट जो है वो 2B में रिसीव हो सके, ठीक है। तो जब सप्लायर आईएफएफ अपनी फाइल कर देगा 13 तारीख से पहले, तो उस पर्सन को 2B में इनपुट रिसीव हो जाएगा और अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा। क्लियर है? किसी को कोई क्वेरी है कॉन्सेप्ट में? सर अब एवरी मंथ में जो आईएफएफ कर लिया 13 के पहले, फिर बाद में वो एंट्री वो रहती, वो कंटिन्यू जीएसटी में होती रहती है क्या? मतलब जैसे मंथली में पहले आईएफएफ की एक एंट्री हुई, फिर क्वार्टर के पहले 2 महीनों में तो क्या करोगे, आईएफएफ करोगे। जैसे अभी मान लो चल रहा है क्वार्टर 4, जनवरी फरवरी में तो आईएफएफ करोगे, हाँ ठीक है, और मार्च का जब रिटर्न फाइल करोगे तो R1 करोगे, फिर आईएफएफ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ आईएफएफ, ठीक है, तब करेंगे आपको R1 की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। जैसे आप थर्ड मंथ का फाइल करेंगे, मार्च का रिटर्न फाइल करेंगे, तो उसमें आपको R1 फाइल करनी पड़ेगी। जो सेल आपने आईएफएफ पे चला रखी है वो क्वालिटी ऑलरेडी आ चुकी होगी आपकी, आपको बस मार्च पे सेल चलाना है और प्लस अपने जनवरी और फरवरी का B2C सप्लाई कराना है। ओके सर, ठीक है, हाँ सर। सर एक क्वार्टरली का ड्यू डेट कब होता है सर? किसका क्वार्टरली जो फाइल करता है उसका ड्यू डेट कब होता है? ड्यू डेट के लिए इस चार्ट को फॉलो करेंगे। ठीक, ओके। देखो, R1 डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज, मंथली रिटर्न्स की होती है, ठीक है, 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ फॉर द टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़, ठीक है, समझ गए, ग्रेटर देन 5 करोड़। और ये छोड़ देना, ये बता दो, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करें इसकी मंथली रिटर्न है और क्वार्टरली भी करते हैं R1, तो भी मेरे लिए फिर यही डेट रहती है 11th आपका, जैसे क्वार्टर खत्म होता है उसके पहले मुझे वो फाइल करना है। अगर मैं 3B की बात करूं, 3B के लिए ड्यू डेट्स हैं, ठीक है, 3B के लिए उन्होंने इस तरह से हमारी ड्यू डेट्स दी है, ठीक है, सेग्रीगेटेड मैनर की कुछ ड्यू डेट्स हैं, सेग्रीगेटेड डेट्स फॉर द GSTR 3B, एनुअल टर्नओवर फॉर द प्रीवियस ईयर, अगर हमारा 5 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, या हमने मंथली R1 मंथली रिटर्न्स को ऑफ कर रखा है, मंथली रिटर्न्स को ऑफ कर रखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी देता है। तो आप पहले तो समझो कि आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज्यादा है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपके लिए 20 तारीख की लास्ट डेट है, 20 तारीख तक आपको रिटर्न फाइल करना ही करना है, ठीक है, और उसकी R1 होगा, 3B भी होगी, और एवरी मंथ आपको 20 तारीख से पहले रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन अगर आपके पास टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, ठीक है, और आपने मंथली रिटर्न फाइल नहीं करना, मंथली रिटर्न फाइल करते हो, मंथली रिटर्न भी फाइल करते हो, ठीक है, या क्वार्टरली के भी ऑप्शन चूज कर रखे हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो ड्यू डेट्स हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग जो ड्यू डेट्स हो जाएगी, उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि अगर 5 करोड़ से नीचे है, अप टू 5 करोड़ से नीचे है, तो 2 डेट्स हैं। एक कैटेगरी ए स्टेट्स के लिए जो डेट है वो 22 तारीख है, और कैटेगरी बी जो स्टेट्स है उनके लिए 24 तारीख है। लेकिन कंडीशन क्या है, आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे होना चाहिए। तो उस केस में आपको 2 डेट्स दे देंगे, 22 तारीख इन स्टेट्स के लिए, कैटेगरी ए स्टेट्स के लिए, जिसमें आते हैं चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश,
दमन दीव, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन दीव, दादरा नगर हवेली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। इनको तो क्या करना होता है, 22 तारीख से पहले अपनी रिटर्न डालनी होती है। तो इनके लिए ड्यू डेट क्या बन गई, टीवी की 22 ऑफ द नेक्स्ट मंथ या क्वार्टर जैसे खत्म होता है, ठीक है, क्वार्टर के बाद रिटर्न करते हैं। फिर आती है कैटेगरी बी स्टेट्स के लिए। तो कैटेगरी बी स्टेट्स में आते हैं मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड दिल्ली, ठीक है। तो इन स्टेट्स को कैटेगरी में रखा गया और इनको बोला गया कि आप अपने रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हो, तो 24 तारीख तक फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो 3B के लिए हमारे पास 3 डेट्स होती हैं, 20 तारीख, 22 तारीख और 24 तारीख। 20 तारीख तो उनके लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, DBS में टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो अपने रिटर्न्स को 28 तक फाइल कर देंगे। अगर 5 करोड़ से नीचे है तो हमें अपने स्टेट्स को चेक करना है किस स्टेट का जीएसटी नंबर के जरिए फाइल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि वो 22 तारीख फॉलो कर रहा है या 24 तारीख फॉलो कर रहा है, क्लियर है सर? पर मैं झारखंड से हूँ और मैं जब भी अपना जीएसटी बहुत सारा क्लाइंट का फाइल करता हूँ 3B, तो उसमें ड्यू डेट तो 20 तारीख ही दिखाता है और काफी लोगों का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। 5 करोड़ से कम है सर। प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ से कम है, तभी 20 तारीख की डेट दिखाता है। यस सर। आपने मंथली चूज कर रखा है, क्वार्टरली चूज कर रखा है? मंथली सर। मंथली चूज कर रखा है। यस सर, वेबसाइट पे तो वही दिखाता है, जब भी लॉगिन करता हूँ फाइल करने के लिए R1 करने के बाद तो 20 तारीख की दिखाता है ड्यू डेट। एक बार मेरे को शेयर करना, दिखाना भी चाहिए। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, सेम क्वेश्चन मेरा भी है। मैं मेरा फाइल खुद ही करती हूँ GST R1 और 3B। मेरा भी मतलब 2 CR से कम ही है, लेकिन मेरे उस पे भी मतलब वेबसाइट पे, पोर्टल पे 20 तारीख ही ड्यू डेट दिखाता है। R1 के लिए 11 और 3B के लिए 20। और मंथली आपने मेरा महाराष्ट्र का है, मंथली चूज कर रखा है? यस सर, मंथली चूज करके रखा है। तो मंथली वाले केस के लिए एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। मंथली वाले केस के लिए शायद उन्होंने फिर 20 तारीख कर दिया होगा। हाँ सर, क्योंकि ना उसमें 20 तारीख ही दिखाता है। मेरा मुंबई का है, तो ये जो ऑप्शन बोले सर बीच में चेंजेस किए होंगे, मैंने देखा नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर जो चेंजेस है हो सकते हैं कि ये जो एप्लीकेबल है, ठीक है, ये जो पॉइंट एप्लीकेबल उन्होंने करा है, देखो पहले तो ऐसा नहीं था, बट चेंजेस में भी या रिसेंट में होंगे या फिर मैंने देखे नहीं होंगे चेंजेस जो किए पोर्टल में, तो क्योंकि काफी सारे चेंजेस अभी जो लेटेस्ट काउंसिल मीटिंग में उसमें किए हैं, तो उससे पहले भी किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर है उनके लिए हम हमारे पास ऑप्शन रहता है, दिल्ली के अंदर हम फाइल करते हैं, तो दिल्ली के जितने भी जीएसटी नंबर हम 24 तक फाइल करते हैं, हमने क्वार्टरली ऑप्शन चूज कर रखा है हमने, ठीक है, क्वार्टरली ऑप्शन चूज कर रखा है, उनके लिए 24 तारीख की डेट आती है। बट गुड मॉर्निंग सर। हेलो, हाँ यस सर, गुड मॉर्निंग सर। सर ये मंथली और क्वार्टरली में डिफरेंस क्या है सर? क्या टैक्स स्लैब में कुछ डिफरेंस है या बस ये है कि मंथली में ही फॉरवर्ड करेंगे और क्वार्टरली सर हाँ मंथली और क्वार्टरली में कुछ डिफरेंस ये है कि गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दिया है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, ठीक है, तो आप फिर मंथली अपने रिटर्न्स को फाइल ना करो, ठीक है, मंथली रिटर्न फाइल ना करो, ठीक है। हम आपको ऑप्शन देते हैं कि अपने रिटर्न्स को है जो 3B रिटर्न्स है, R1 और 3B रिटर्न्स है, उसको 3 महीने में एक बार करो, क्वार्टरली करो, ठीक है। लेकिन टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो मैंडेटरी आपको मंथली करनी पड़ेगी, फिर वहां पे हम आपको ऑप्शन देंगे। तो इसका मैं सर्कुलर आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा कि वो सर्कुलर किस रिजल्ट से हमारा मंथली आया है। मैं आज आपके रेस्टोरेंट कौन से सर्कुलर की गवर्नमेंट ने इसको मंथली वाले जो ऑप्शन है उनको मंथली 20 तारीख की डेट बोली है कि फाइल करो, ठीक है। पूरा पीपीटी हम अलग से डिस्कस करेंगे पूरा, ये हमारा बेसिक कांसेप्ट का है। मैं आप इसलिए आज आपको पढ़ाने वाला था, बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक जो मैं भी आपको डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपकी जो सारी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आपकी जो सारी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपकी जो रिटर्न्स है R1, आपकी जो R1 है सप्लायर ने टाइमली फाइल करता है या नहीं करता। आपकी सप्लायर रिटर्न्स को टाइमली फाइल करता है नहीं करता, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट डिपार्टमेंट ने दिया है कि 2B में आपके पास क्रेडिट दिखेगा, 2B में क्रेडिट दिखेगा
तभी आप क्रेडिट ले पाओगे, नहीं तो आपको फिर अगले महीने क्रेडिट मिलेगा। जब भी वो अपना पर्सनल रिटर्न फाइल करता है, अगर टाइमली फाइल कर देगा तो आपको करंट मंथ में क्रेडिट मिल जाएगा, टाइमली फाइल नहीं करेगा तो आपके फिर अगले महीने क्रेडिट मिलेगा। अब आपको बड़ी सारी चीजें वेरीफाई करनी होती है सेक्शन 16 को एक एलिजिबिलिटी के लिए। अगर हम वेरीफाई करने की बात करें तो हम देखेंगे कि पहली चीज होती है कि भाई हमारा एक तो सप्लायर है, जो भी हमारा सप्लायर है वो टाइमली फाइल करता है। सप्लायर क्या करता है, रिटर्न्स को टाइमली फाइल करता है। पहला चीज हम देखते हैं कि सप्लायर फाइल रिटर्न ऑन ड्यू डेट्स, ठीक है, ड्यू डेट्स का पक्का है, ठीक है, ड्यू डेट को हमेशा ध्यान में रख के वो फाइल करता है। दूसरा, सप्लायर जीएसटी इज एक्टिव, ठीक है। थर्ड जो हम चेक करते हैं, सप्लायर जीएसटी इज रजिस्टर्ड एज रेगुलर टैक्स पेयर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फोर्थ चीज जो चेक करते हैं, ठीक है, कि अब तो ये बहुत कम इश्यू होता है, सप्लायर फाइल्ड एज फाइल्ड जीएसटीआर 3B, ये भी आपको चेक करनी है। R1 तो आपको देखना है कितने टाइम से फाइल करता है, फाइल R1 रिटर्न कर सकते हैं, R1 रिटर्न टाइम, ठीक है। सप्लायर हैज फाइल्ड जीएसटीआर 3B, वो भी टाइम से फाइल कर रहा है 3B को, ठीक है। ऐसे तो हमने ऑप्शन कर दिया कि जब तक अपना लास्ट मंथ का 3B फाइल नहीं करोगे, आप अपने अगले महीने का R1 फाइल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको इम्पोर्टेंट है कि ऐसी 4 चीजें आपको इम्पोर्टेंट है जो सप्लायर के लिए आपको चेक करनी है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट चीज करो कि सप्लायर अदर जीएसटी नंबर, अदर जीएसटी नंबर डिटेल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हर एक जीएसटी, जब भी आप किसी सप्लायर से परचेज करते हो माल, ठीक है, तो आपको माल परचेज करने से पहले उसे जीएसटी नंबर लेना है। अगर आप रेगुलर उससे परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो उसे आपको जीएसटी नंबर लेना है और जीएसटी नंबर को वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है कि वो जो सप्लायर है वो टाइमली अपने इन 5 चीजों में कितना वो प्रॉम्प्ट है, ठीक है। पहली चीज है कि R1 अपने टाइम से फाइल करता है नहीं करता। दूसरा, उसका जीएसटी नंबर एक्टिव है नहीं एक्टिव है। उसका जो जीएसटी नंबर है वो अंडर द कैटेगरी रेगुलर टैक्स पेयर में रजिस्टर्ड है, वो अपनी 3B को भी टाइमली फाइल करता है, ठीक है। और जो लास्ट वन है कि उसके जो अदर जीएसटी नंबर है उसकी डिटेल्स भी चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो हिस्ट्री नहीं है कि वो एक जीएसटी नंबर देता है, उसको कुछ दिन चलाता है, फिर उसको बंद कर देता है, फिर दूसरा नंबर देता है, या किसी नंबर से डिपार्टमेंट उसके जीएसटी नंबर को कैंसिल कर देती है, सस्पेंड कर देती है। दैट मींस वो ट्रस्टवर्दी सप्लायर नहीं है। अगर मैं उसके साथ परचेज करता हूँ तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि वो मुझे उसका आईटीसी भी मिले। बट ये सारे पॉइंट्स एक अकाउंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एज ए अकाउंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट लगे हो तो आपको एवरी न्यू सप्लायर से जब आप माल परचेज करते हो तो आपको बिफोर परचेज आपको ये सारी चीजें उसकी जीएसटी को वेरीफाई भी करना चाहिए, ठीक है। और ये वेरीफाई हम कैसे करेंगे, हम सर किसी भी सप्लायर का सर्च कैसे देख सकते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने टूल दिया है, तो लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती। इसमें टूल है सर्च टैक्स पेयर का, ठीक है। सर्च टैक्स पेयर के अंदर जाके हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक होता है सर्च बाय जीएसटी नंबर और एक आता है सर्च बाय पैन नंबर, ठीक है। सर्च बाय पैन नंबर से आप ये जान सकते हो कि उस पर्सन के किसी भी स्टेट के अंदर में वो जीएसटी नंबर कितने लॉट किए गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बड़ी कंपनी का दिखाता हूं, एलएनटी करूंगा, ठीक है। पैन नंबर डालेंगे यहाँ पे, सर्च बाय पैन नंबर करने के लिए 1 तो इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है। अब देखो तो ये कंपनी है, इसकी कितने जीएसटी नंबर है देख रहे हैं। हर एक स्टेट्स में ये अपना जीएसटी नंबर लेते हैं, ये सारे जीएसटी नंबर लेते हैं। एक ये जीएसटी नंबर आ रहा है, देखो ये इनएक्टिव
कर्नाटका के अंदर एक जीएसटी नंबर जो एक्टिव है, तो बाकी सारे जीएसटी नंबर क्या है, एक्टिव। तो किसी भी पर्सन को उसके पैन के अगेंस्ट में कितने जीएसटी नंबर इशू किए गए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, कौन सी कंपनी है वो भी देख लेंगे कि किसकी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, हर एक जगह जाके ये अपना एक अलग जीएसटी नंबर देते हैं, ठीक है। और लेला का कुछ रूल है, ठीक है। सप्लाई जब आप अंडरस्टैंड करोगे ना तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये समझ में आ जाएगा। और इसके टोटल कितने हैं, 217 जीएसटी नंबर इसको लॉटेड है इस टाइम के अगेंस्ट में, ठीक है। टोटल 217 जीएसटी नंबर लॉटेड है। और बड़े सारे स्टेट्स के अंदर में, जैसे चंडीगढ़ में देखो इन्होंने 1 नंबर और 6 नंबर, इनके जितने प्लेस ऑफ बिजनेस है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है। उसकी बॉडी बुक अलग स्टेट के अंदर, सेम स्टेट के अंदर डिफरेंट मल्टीपल जीएसटी नंबर लेता है, ठीक है। तो उस पर्सन का एक पैन नंबर पे हमने डाला, यहाँ पैन नंबर डाला, सर्च बाय पैन नंबर डाल के ये सर्च कर दिया कि इस पर्सन के कितने जीएसटी नंबर हैं और कितने जीएसटी नंबर जो है वो एक्टिव स्टेटस में, कितने जीएसटी नंबर जो है वो इनएक्टिव स्टेटस में। अब अगर आप किसी भी जीएसटी नंबर को अगर रिपोर्ट भी करना चाहते हो, क्या अगर कोई आपने इनसे परचेज किया और आपको उन्होंने आईटीसी नहीं दिया किसी वजह से भी, आप इस जीएसटी नंबर के अगेंस्ट में रिपोर्ट भी कर सकते हो कि भाई ये पर्सन ने मुझे सप्लाई करी है, मैंने इससे माल परचेज करा है, मैंने इसको पेमेंट भी करी है, बट ये अपना R1 फाइल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट उस पे अगेंस्ट एक्शन भी लेगी, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि सर्च बाय पैन करके हम किसी भी पर्सन का जीएसटी नंबर देख सकते हैं। अब जैसे आप सर्च बाय, सपोज करो आप ये जीएसटी नंबर की डिटेल देखना चाहते हो गुजरात की, ठीक है। तो आप या तो इस पे क्लिक कर दो, ठीक है, तो ये जीएसटी नंबर आ जाएगा। अदरवाइज दूसरा नंबर क्या दे रखा है डिपार्टमेंट ने, हमें ऑप्शन दे रखा है सर्च बाय जीएसटी नंबर। जहां हमें क्या करना होता है, हमें किसी पर्टिकुलर जीएसटी नंबर की डिटेल देखनी होती है। जैसे ये हमने जीएसटी नंबर डाला है यहाँ पे, और जीएसटी नंबर डालने के बाद यहाँ पे कैप्चर डाल के जब सर्च करें, अब जब सर्च करेंगे ना तो देखिए आप क्या है, सर्च बेस्ड ऑन द जीएसटी नंबर दिस, ठीक है। कंपनी नेम इज लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, ठीक है। ट्रेड नेम इज एलटी एनर्जी हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ट्रेड नेम इज एलटी एनर्जी हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इफेक्टिव डेट ऑफ कब लिया है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सपोज करो लार्सन एंड टर्बो इस कंपनी ने इस जीएसटी नंबर के अगेंस्ट में हमें बिल इशू किया जो कि था 1/2/2022 का, 1/2/2022 का। तो मुझे क्रेडिट मिलेगा? हाँ जी, क्रेडिट मिलेगा? नो सर, नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस डेट को बिल इशू किया उस डेट में इसका रजिस्ट्रेशन इस जीएसटी नंबर के फाइल है। तो ये डेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर रखती है कि इस पार्टी का जो जीएसटी नंबर है उस डेट पे एक्चुअली रजिस्टर्ड था या नहीं, ठीक है। बाकी ये तो है कंपनी का क्वेश्चन होता है, लिमिटेड कंपनी है, और ये भी हमें देखनी है कि जीएसटी का स्टेटस क्या है। यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टेटस मिलेंगे, कभी मिलेगा एक्टिव, ये कभी मिलेगा सुनो मोटो कैंसल्ड, सस्पेंडेड, ठीक है। तो अगर कैंसल्ड है तो यहाँ दिखाएगा कैंसल्ड जीएसटी कैंसल्ड, और पार्टी ने कैंसिलेशन कराया है, ठीक है, तो यहाँ पे दिखाएगा कि ऑन एप्लीकेशन। अगर डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर रखा है तो सुनो मोटो कैंसल्ड है तो सुनो मोटो कैंसल दिखाएगा, एक्टिव है तो एक्टिव दिखाएगा। तो आपको ये भी वेरीफाई करना है कि इसका स्टेटस अभी क्या आ रहा है, एक्टिव है या सस्पेंडेड है या क्या है, ठीक है। फिर ये टाइप बताता है रेगुलर और कंपोजिट, यहाँ पे दो आते हैं, रेगुलर या कंपोजिट। अब मान लो मैंने जीएसटी नंबर ले रखा है, सपोज ये जीएसटी नंबर, इस जीएसटी नंबर को देख के सिर्फ जीएसटी नंबर मैं आपको दे दूं तो आप पता कर सकते हो। सपोज मुझे नहीं आता सर्च, आपको पता नहीं है, तो आप पता कर सकते हो कि आपकी जो जीएसटी नंबर है वो कंपोजिट में है या रेगुलर है। जीएसटी नंबर में कहीं लिखा होगा कि ये कंपोजिट नंबर है या रेगुलर नंबर है। इस जीएसटी नंबर को देख के आप कभी नहीं बता सकते कि ये कंपोजिट है या रेगुलर है। आपको चेक करना है कि ये कंपोजिट है या रेगुलर है, तो आपको सर्च टूल का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल के जब सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको टैक्स पेयर टाइप दिखाएगा। टैक्स पेयर टाइप में यहाँ दिखाता है कि ये रेगुलर है या कंपोजिट है। अगर ये कंपोजिट होगा तो यहाँ पे दिखाएगा कंपोजिट टैक्स पेयर, अगर रेगुलर होगा तो रेगुलर टैक्स पेयर दिखाएगा। अब मैंने जीएसटी नंबर लिया अंडर कंपोजिट डीलरशिप, ठीक है, अंडर कंपोजिट डीलरशिप लिया, और मैंने क्या किया,
कि अपनी आपको एक बिल इश्यू करनी है टैक्स इनवॉइस का, इसका टैक्स इनवॉइस का, तो आपको क्रेडिट मिलेगा उसका, और मैंने आपसे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले लिया, ठीक है, मैंने आपसे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले लिया, तो क्या आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई मैं जब बंदे से परचेज कर रहा हूँ ना, उस बंदे ने जो मुझे जीएसटी नंबर दिया है वो किस में रजिस्टर्ड होगा? रेगुलर टैक्स पेयर में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर वो कंपोजिट टैक्स पेयर में रजिस्टर्ड है और फिर भी मुझे वो क्या कर रहा है, किसका इनवॉइस दे रहा है, मुझे वो टैक्स इनवॉइस दे रहा है और मुझसे जीएसटी चार्ज कर रहा है, तो मुझे उसको जीएसटी नहीं देना है, मुझे उसको बोलना है कि भैया तुम किस में रजिस्टर्ड हो, तुम तो एक किसमें रजिस्टर्ड हो, तुम एक कंपोजिट डीलर में रजिस्टर्ड हो, और कंपोजिट डीलर को टैक्स चार्ज करना अलाउड नहीं होता है, आप टैक्स क्यों चार्ज कर रहे हो मेरे से, ठीक है। या तो उस पर्सन को ज्ञान नहीं होगा या वो जानबूझ के कर रहा होगा, अगर ज्ञान नहीं होगा तो कहता थोड़ी मुझे पता नहीं था, ठीक है, कैसा भी कुछ होता है, मुझे तो मेरे सीए ने जीएसटी नंबर निकाल के दे दिया या कंसल्टेंट ने जीएसटी नंबर निकाल के दे दिया या मैंने गलती से अप्लाई कर दिया, मैंने अप्लाई किया ये वाला कंपोजिट वाला, मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं था, ठीक है, इसलिए मैंने आपको दिया। मैं आपको रिवाइज इशू करता हूँ, इसमें मैं आपसे जीएसटी नंबर जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा, ठीक है। अब ये जीएसटी नंबर देखो, लीगल नेम क्या है, भावनावास, स्टेट नेम भावनावास, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 3/4/2019, और इसका क्या आ रहा है, टैक्स पेयर। यहाँ जीएसटी नंबर देख के नहीं बता सकते, जीएसटी नंबर वही ये 09 स्टेट कोड है, फिर ये पैन नंबर है, 1 है, जेड है, और लास्ट में रेंडम चेक नंबर है, लेकिन यहाँ पे टैक्स पेयर टाइप क्या रहा है, कंपोजिशन, टैक्स पेयर टाइप क्या है, कंपोजिट, यूनिट किसमें रजिस्टर्ड नहीं है, कंपोजिट में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो अगर आपको ये पर्सन टैक्स इनवॉइस इशू करे और जीएसटी नंबर आपसे जीएसटी आपसे ले और आप दे दो, मान लो आपने दे दिया, आपने चेक ही नहीं किया इसको जाके, तो आपको आईटीसी मिलेगा इसके इनवॉइस का? नहीं मिलेगा। तो आईटीसी नहीं मिलेगा तो आप क्या क्या करोगे, इससे मांगोगे, ये कह नहीं मेरे पास तो है नहीं, मैं आज दूंगा, कल वापस करूंगा, परसों वापस करूंगा, तो आप क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे, लिटिगेशन में जाओगे। तो आपको इस सब में जाना ही नहीं है, पहले आपको ये चेक कर लेना है कि ये कंपोजिट में है या नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट आती है कि हमारे पास ऑप्शन होता है, हमारे पास जब मैंने आपको क्लास रजिस्ट्रेशन की ली थी तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ऑप्शन क्या होता है कि हम रेगुलर से कंपोजिट में जा सकते हैं, कंपोजिट से रेगुलर में जा सकते हैं। अब इस पर्सन ने 3/4/2019 का जो जीएसटी नंबर इशू किया गया है, तो जीएसटी नंबर को इशू किया गया 3/4/2019 को, लेकिन इसका एक बिल आपके पास आया 2021 का, 2021 में आपने इससे परचेज किया था, ठीक है, और उस समय इसने आपसे क्या चार्ज किया था, टैक्स इनवॉइस चार्ज किया था, टैक्स इनवॉइस का बिल दिया था इस पर्सन ने आपको। तो आप इसको आज वेरीफाई कर रहे हो, तो आपको यार ये कंपोजिट पे रजिस्टर्ड था, मुझे तो इसका क्रेडिट नहीं मिला होगा, मैंने देखा नहीं, मेरी थोड़ी सारी परचेज होती है, मैंने कुछ वेरीफाई नहीं करा, ठीक है, मुझे इसका आईटीसी नहीं मिला होगा, तो इसका स्टेटस क्या दिखा रहा है, कंपोजिट। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि इस पर्सन कब एक कंपोजिट में इन हुआ और कब कंपोजिट से आउट हुआ, तो उसके लिए गवर्नमेंट हमें अलग टूल देती है, जिसमें हम बोलते हैं जीएसटी सर्च टूल के अंदर में एक तीसरी फंक्शन आती है, सर्च कंपोजिशन टैक्स पेयर। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये पर्सन कंपोजिट में कब इन हुआ और कंपोजिट से कब आउट हुआ, ठीक है, कंपोजिट से कब आउट हुआ। ये इसका जीएसटी नंबर है, यहाँ पे जीएसटी नंबर आ रहा। अभी हम क्या सर्च कर रहे हैं कि ये कंपोजिशन में कब इन हुआ, तो हम सर्च करें तो देखो क्या बता रहा है, 1/4/2020 को इसने कंपोजिशन इसकी ऑफ की है, तो रजिस्ट्रेशन की डेट का है 3/4/2019 का, यानी कि 3/4/2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक बंदा किसमें था, रेगुलर में, ठीक है, कब किसमें था, वो रेगुलर में था, और इसने 1/4/2020 को ऑप्ट इन कर लिया, किसकी, कहां पे, कंपोजिट से रेगुलर से किसमें चले जाए, कंपोजिट में चले जाए। इसी सिस्टम में अगर आप ऑप्ट आउट चेक कर लो कि ये ऑप्ट आउट हुआ है क्या, ठीक है, यानी कंपोजिट से रेगुलर में गया है, कभी कंपोजिट से
कभी ये रेगुलर में गया, वैसे तो इसका करंट स्टेटस अभी क्या दिखा रहा है, फिर दिखा रहा है नो रिकॉर्ड फॉर्म, यानी कि ये बंदा रेगुलर से कंपोजिट में तो आया है, लेकिन कंपोजिट से रेगुलर में कभी नहीं गया, यानी कि कंपोजिट इसकी कभी इसने आउट करी तो है, लेकिन कंपोजिट से रेगुलर में कभी भी ये ऑप्ट आउट नहीं करा है। ठीक है, तो ये 3 टूल देता है सर्च टेक्स्ट पे, जिसमें आप किसी भी पर्सन का पैन नंबर के इसमें सर्च कर सकते हो, कितने जीएसटीएन है, किसी भी पर्सन का ये देख सकते हो कि उसने कंपोजिशन स्कीम में है तो वो कब इन हुआ और कब आउट हुआ। ठीक है, रेगुलर से कब इन हुआ कंपोजिट में, या कंपोजिट से वापस रेगुलर में कब आया। ठीक है, और तीसरा सर्च कर सकते हो जीएसटीएन नंबर डाल के उसकी डिटेल। अब यहाँ पे ये समझ आ गया मैंने आपको कंपोजिट और रेगुलर का, आपको ध्यान रखना है बिल्कुल कि किसी भी कंपोजिट वाले से परचेज मत करो। कंपोजिट वाले से अगर परचेज करते हो तो उसने टैक्स चार्ज ना किया। ठीक है, यहाँ पे आती है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड अदर ऑफिस। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का मतलब होता है वो डिवीजन जहाँ पे आपको अगर कोई जीएसटी से रिलेटेड कोई इशू आपको आता है या कोई नोटिस आता है या कुछ भी आता है तो आपको यहाँ विजिट करना है। ठीक है, इस डिवीजन विजिट करना है। और अदर डिवीजन आपका ये सेंटर का है। ठीक है, ये आपका तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इसका क्या है, स्टेट है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इसका स्टेट है, यानी कि इस बंदे की कोई जीएसटी का इशू आएगा तो ये कहाँ जाएगा, इस एड्रेस पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको एड्रेस करेगा लेकिन ये इसके अदर ऑफिस है, कौन सी सीजीएसटी है। तो ऑफिस से हमेशा 2 ऑफिस से डॉट होते हैं, एक रजिस्टर नंबर को एक होता है स्टेट का और एक होता है सेंटर का। ठीक है, अब देखो इस वाले केस में देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जुडिशियल क्या है, सेंटर है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस क्या है, डिवीजन स्टेट है। ठीक है, स्टेट मतलब एसजीएसटी और सेंटर मतलब सीजीएसटी। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का मतलब होता है, अगर आप ये भी पता करना है तो आपको कोई नोटिस आ गया, अगर आपको ये पता करना है कि मैं कहाँ जाऊँ, 2 ऑफिस हैं, एक होता है सीजीएसटी का और एक होता है एसजीएसटी का, कहाँ जाऊँ, एसजीएसटी वाले में जाओ, सीजीएसटी वाले में जाओ, तो सर्च टैग पे करोगे और सर्च टैग पर करके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के नीचे लिखा होगा वो आपका डिवीजन होता है, वहां पे आपको जाना होता है। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है ना? जी सर। हाँ जी बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। मेरी एक पार्टी थी, मैंने उसको मतलब सेल किया था जनवरी के मंथ में, तो वो टाइम पे जब भी मैंने बिल बनाया था तो उसमें उसका सस्पेंड नहीं दिखा रहा था, लेकिन सेम डेट मतलब 31 जनवरी की डेट पे उसका मुझे यहाँ पे स्टेटस में जीएसटी स्टेटस में वहां पे मुझे सस्पेंडेड दिखा रहा था। उसी दिन पे मैं उसका ईवे बिल भी निकाली थी, माल भी चले गया, पार्टी को माल भी मिल गया। अभी तक मैंने उसका R1 फाइल मतलब उसका फाइल नहीं किया वो पार्टी का, क्योंकि उसमें सस्पेंडेड दिखा रहा है। तो मैं उसका ये मार्च में करूं कि नहीं करूं, क्योंकि मैं जब भी करने के लिए करती हूँ तो उसमें रेट तो यस सर मैंने सेल किया था अगली पार्टी को। किया है जिस पार्टी को, उस पार्टी का जीएसटी नंबर सस्पेंड हो गया है। हाँ यस सर सस्पेंड है। जिस दिन आपने सेल करा था तो आप जब सेल कर रहे हो ना, सामने वाली पार्टी का जीएसटी नंबर सस्पेंडेड है, एक्टिव है, उससे आपको तो कोई लेना देना नहीं, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है ना। हम जिसको हम तो सेल कर रहे हैं, सामने वाली पार्टी आईडी मिलेगा नहीं मिलेगा वो उसका प्रॉब्लम है, उसका केस है। ये सर लेकिन जब भी मैं R1 फाइल करने के लिए उसका आईडी डालती हूँ तो वो रेड में शो होता है, तो मैं करूँ कि नहीं करूँ, अभी तक मैं वो पार्टी का होल्ड करके रखी हूँ। तो शो होगा, रेड में होगा कि सामने वाली पार्टी का जीएसटी नंबर सस्पेंडेड है, लेकिन आप सेल को कुछ कर नहीं पाओगे, आप R1 में डिटेल तो डाल नहीं पाओगे उसकी। क्योंकि ना अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसके लिए मैंने जनवरी के मंथ में भी नहीं डाला, ये फरवरी भी चले गया, अभी मैं मार्च में उसका फिर डाल के मतलब कर सकती हूँ ना सबमिट। देखो सामने वाली पार्टी का सस्पेंड किस रीजन से नहीं है वो आपका कंसर्न नहीं है। आपने मान बेचा, अगर सामने वाली पार्टी का जीएसटी नंबर सस्पेंड हो गया या कैंसिल हो गया तो उसको उसका इनपुट क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा। आपकी जो सेल है उससे आपकी सेल तो कुछ हो गई, आपकी सेल क्या हो जाएगी, वो B2B रहेगी, B2C बदलेगी ना। यस सर, वो तो B2B ही तो आपको सील कराना है, सामने वाली पार्टी का जीएसटी नंबर सस्पेंड है कैंसिल है, बस आपको ये देखना है सामने वाली पार्टी का नंबर गलत नहीं है। नहीं सर, पार्टी का नंबर तो बराबर है, बस सस्पेंडेड दिखाता है उसका। आपको उससे कुछ नहीं लेना, आपने ये चला। ओके सर, थैंक यू। उसको आईटी सिस्टम में गया है, स्टेट को उसका जीएसटी नंबर सस्पेंड हो गया था, ठीक है, सस्पेंड हो गया है तो उसको आईटीसी मिलेगा जब उसका जीएसटी नंबर एक्टिव हो जाएगा, मिलेगा उसको।
अगर वो करा देता है ना उसको आईटीसी मिलेगा, अगर वो डिपार्टमेंट कैंसिल कर देती है तो उसको उसके स्टेट का आईटीसी नहीं मिलेगा। अरे बाप रे बाप, उसको नहीं मिलेगा। आपको आपका कंसर्न नहीं है, आपको अपने रिटर्न अपने आराम में फाइल करो और उसकी चीजें दिखाओ। ओके सर, तो मैं अगर मार्च में दिखाती हूँ तो उससे कोई इशू नहीं आएगा ना? कोई इशू नहीं आएगा। ओके आपको सर, बस ये रह जाएगा कि आपकी मार्च में दिखा रहे हैं 2 महीने की इंटरेस्ट लायबिलिटी आपकी बढ़ा सकती है अगर वो ज्यादा है, क्योंकि आपको सर बिल की दिखानी चाहिए। सर इनवॉइस जनवरी का था तो जनवरी में दिखाना चाहिए। यस सर, लेकिन सस्पेंड था तो इसके लिए मुझे आइडिया नहीं आ रहा था कि मैं दिखाऊं कि नहीं, क्योंकि वो रेवेन्यू स्टोर पर रखा है। सर इनवॉइस की डेट है, मैम ने जो क्वेश्चन किया था सर, इनवॉइस की डेट जो है जो ओरिजिनल डेट है जनवरी की वही डेट लेंगे सर, अगर लास्ट में फाइल करें वही रहेगी मार्च के मंथ में भी इनवॉइस की डेट वही रहेगी। इनवॉइस की डेट से आप कोई चेंज कर नहीं कर सकते। अगर आप सपोज आपको कोई बिल मिस हो गया जो पिछले 5 महीने पुराना था, आपको आज बिल मिला है तो आज की आज करंट मंथ में डालो, इनवॉइस की डेट तो वही रहेगी। सर एक विद इन स्टेट सप्लाई के लिए सर क्या ईवे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है सर, या ना करे तो भी चल जाएगा सर? क्या कह रहे हो सर विद इन स्टेट किसी सप्लाई के लिए अगर हम बिल रेज करते हैं सर, तो क्या सर ईवे बिल स्टेट स्पेसिफाइड लिमिट्स है। दिल्ली के अंदर 1 लाख रुपए की लिमिट है, 1 लाख से ऊपर जाओगे तो आपको करना पड़ता है। अरे ये स्टेट स्पेसिफाइड लिमिट है, आपको स्टेट का एक्ट देखना पड़ेगा कि उस स्टेट के अंदर ईवे के अंदर विद इन द स्टेट की लिमिट क्या रहती है। ये सब सेक्शन 16 में मिलेगा सर, ये डिटेल्स 16 में ईवे बिल थैंक यू सर। ठीक है। अब नेक्स्ट में आपको यहाँ से आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मिल जाएगा, सर्च चेक फिर करोगे तो, और यहाँ से अदर ऑफिस मिलेगा। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब जिस प्लेस पे वो बिजनेस रजिस्टर्ड है उसका है। ठीक है, इसने अपना आधार एप्लीकेशन कराया है नहीं कराया है वो ठीक है, यस करा रखा है, और ये रजिस्टर्ड ट्रेड नेम है, ये आपका है रजिस्टर्ड ट्रेड नेम नॉट अवेलेबल। अब यहाँ पे नेचर ऑफ कोर एक्टिविटी यहाँ पे मैन्युफैक्चरर दिखा रहा है, क्या ये मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस इससे ये सिलेक्ट कर रखा है, सारा वेयर हाउस सप्लायर लीजिंग बिजनेस फैक्ट्री ये सब कुछ सिलेक्ट कर रखा है रजिस्ट्रेशन में टाइप पे। और मेजरली जो गुड्स में ट्रेड करता है वो ये करता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ट्रेड किसमें करता है, ये कंट्री ट्रेडिंग में पोर्टलैंड अदर टीम्स चैनल। अब ये मान लो आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के बिल काट रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाओगे भाई, ये तो है रजिस्टर्ड, इतना मेजर काम तो इनने ही काट रखा है और ये भी काट रहा है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के, ठीक है, अदर आइटम के कपड़ों के भी काट रहा है अगर मान, ठीक है, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाओगे कि हो सकता है कहीं डिलीवरी का काम तो नहीं करता या कुछ ऐसे इनपुट्स का तो ये ट्रांसफर नहीं कर रहा, तो ये भी चीज आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट आती है फाइलिंग टेबल्स, ये आपको बिल्कुल चेक करनी है। ठीक है, और ये फाइलिंग फ्रीक्वेंसी, तो इसका फाइलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो अप्रैल टू जून के लिए मंथली रहा, जून जुलाई टू सितंबर के लिए मंथली है, क्वार्टरली क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर के लिए मंथली और जनवरी टू मार्च के लिए मंथली है। ये प्रीवियस रेफरेंस है करंट ईयर का, ये प्रीवियस ईयर का। ठीक है, फिर फाइलिंग टेबल्स में जाएंगे तो हमें फाइनेंशियल जैसे में चेक किया करंट ईयर में सर्च करेंगे तो ये दिखाएगा कि जीएसटी नंबर की 3B जो है ये इस डेट को फाइल करता है। देखो ये अपनी 3B 20 से पहले यहाँ 22 तारीख को फाइल किया है, पूरा डिले किया। ठीक है, और R1 जो है वो हमेशा 11 से पहले ये कंपनी फाइल कर देती है, यानी कि ये बिल्कुल प्रॉम्प्ट है। इसके साथ अगर मैं परचेज करता हूँ तो मुझे क्रेडिट लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अपनी सारी डिटेल्स ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर्स में इसने टाइमली फाइल कर रखी है और 11 से अपनी पहले रिटर्न फाइल कर देता है ताकि उसको क्रेडिट सामने वाले मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, और 3B भी है टाइमली फाइल करता है लगभग, तो मुझे क्रेडिट लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? ये आपका सर्च टेक्स्ट के टूल था जिसके थ्रू आप पैन नंबर के थ्रू किसी भी पर्सन का को जान सकते हो कि उसकी कितने जीएसटी नंबर है। आप जीएसटी नंबर डाल के ये जान सकते हो कि उसकी डिटेल्स क्या है पूरी, और सर्च कंपोजिशन टेक्स्ट फेयर के थ्रू आप ये जान सकते हो कि उस पर्सन का जो जीएसटी नंबर है वो कंपोजिट से रेगुलर में कब आया, रेगुलर से कंपोजिट पे कब। ठीक है, कोई क्वेरी है? सर अभी इस टॉपिक से तो क्वेरी नहीं है, पिछला टॉपिक से प्रीवियस जो क्लास हुई थी उससे कुछ सवाल है रजिस्ट्रेशन से। अगर सर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कोई एलएलपी का हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें एक MOA या फिर AOA मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, और सर जब हम कोई
प्रोप्राइटर का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो लास्ट स्टेप में हमें एक ईबीसी के जरिए ओटीपी सबमिट करना होता है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी में डीएससी से करना पड़ता है या फिर ईबीसी ओटीपी से हो जाएगा? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पहला क्वेश्चन था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर में एमओए और एओए मांगते हैं। आपको ये जब हम अप्लाई करते हैं उसमें नहीं मांगते, बट क्लैरिफिकेशन के टाइम पे डिपार्टमेंट हमसे एमओए और एओए तय करने के लिए बताती है। भाई जब हम अप्लाई करते हैं डिपार्टमेंट क्लैरिफिकेशन मांगती है और कहती है कि एमओए और एओए, ठीक है। कंपनी के केस में जब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। एक होता है एमओए जिसे बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। इसमें कंपनी के ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं, ठीक है, कंपनी क्या काम करती है, ठीक है, और कंपनी के अदर ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। कंपनी के शेयर होल्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी के करंट शेयर होल्डर्स कौन से हैं, ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का एओए, जिसे बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या बोलते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें कंपनी के पावर्स दिए जाते हैं, ठीक है, कि कंपनी के क्या पावर्स है, शेयर के रिलेटेड, मीटिंग से रिलेटेड, बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड, मतलब इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे जाते हैं, इसे बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और साथ में उसमें ये भी डिटेल होती है कि कंपनी के करंट डायरेक्टर्स कौन है, यानी कि कंपनी के जो फर्स्ट डायरेक्टर्स है वो कौन है, ठीक है। तो ये होता है कंपनी का एमओए और कंपनी का एओए। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब आपको एक एमओए एओए आपको इस तरह का मिलेगा। मैं आपको एमओए एओए दिखा देता हूं। इसे बोलते हैं एमओए, एमओए एक्यूरेटली नहीं आता है, ठीक है। ये होता है INC 33 EMOA, ई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी के नेम होते हैं, कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी टू बी परस्यूड ऑन दिस इनकॉर्पोरेशन एक्ट। इसकी कंपनी के ऑब्जेक्ट लिखे हुए होते हैं और अदर ऑब्जेक्ट लिखे होते हैं। फिर नीचे में सबसे जाएंगे, यहाँ पे कंपनी की शेयर कैपिटल की इंफॉर्मेशन होती है और कंपनी के शेयर होल्डर कौन है उसकी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और कंपनी का एमओए एओए होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आपको जब रजिस्ट्रेशन आप प्राइवेट कंपनी का अप्लाई करोगे तो क्लैरिफिकेशन में दो डॉक्यूमेंट मांगेंगे आपसे, ठीक है। क्लैरिफिकेशन के टाइम पे आप अपने क्लाइंट से ये डॉक्यूमेंट उनसे लोगे, एमओए और एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। और इसके अंदर कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन से बनता है। हाँ, जब ये कंपनियां बनवाते हो ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से बनवाते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, सेक्शन कंपनी, पीसी कंपनी, ठीक है। तो उस केस में ये एमओए और एओए आता है। अगर सर मैं अपना कंपनी से कोई डायरेक्टर को हटाना चाहता हूँ तो इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा क्या? नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं होता। डायरेक्टर अगर आते तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं। अगर डायरेक्टर के पास शेयर होगा तो भी कोई चेंज नहीं होगा। और चेंजेस तब होते हैं जब आपके ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं या आपने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर रहे हैं। लास्ट में सर जो साइन करना होता है, लास्ट में जो साइन करना पड़ता है एप्लीकेशन में, पहले जीएसटी वाले क्वेश्चन पे आते हैं, वो एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन था आपका कि जो प्रोप्राइटरशिप वाले केस में या कंपनी वाले केस में आप जो सिग्नेचर करोगे, ठीक है, वो ईबीसी के थ्रू होगा या डीएससी के थ्रू होगा। प्रोप्राइटर वाले केस में आप दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हो, ईबीसी और डीएससी दोनों। प्राइवेट लिमिटेड वाले केस में भी अभी दोनों ऑप्शन ओपन है, ईबीसी से भी कर सकते हो, डीएससी से भी कर सकते हो, ठीक है। बट डेफिनेटली आप डीएससी को अप्लाई डीएससी के थ्रू करते हैं, जहां पे हमें पर्सन का डीएससी पहले रजिस्टर करना होता है, पर्सन का डीएससी रजिस्टर करना होता है, फिर उसके बाद हम उसको साइन करते हैं कंपनी वाले केस में। लेकिन आप ईबीसी के थ्रू भी उनके काम कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको डिपेंडेंट हमेशा डीएससी पे ही रहना पड़ेगा। जो ऑथराइज सिग्नेचरी रहेगा उसी का ना कि डीएससी बनाना पड़ेगा? ये दोनों अगर डायरेक्टर है तो दोनों का बनना चाहिए? नहीं, जो ऑथराइज सिग्नेचरी होगा। ओके सर, थैंक सर जो बिल ऑफ रिसिप्ट होता है सर और बिल ऑफ सप्लाई होता है सर, ये ऐप के थ्रू जनरेट होता है या सब जनरेट करना होता है सर? बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई एंड सर रिसिप्ट सर, बिल ऑफ रिसिप्ट तो आप खुद जनरेट करोगे। बिल ऑफ रिसिप्ट कुछ नहीं होता। बिल ऑफ रिसिप्ट का मतलब है आपने जो माल परचेज किया, ठीक है, उसकी रिसीट है, और रिसीट बेसिकली इंपॉर्टेंट भी होती है, ठीक है।
जब हम सेल करते हैं तो एक रिसीट बिल ऑफ रिसीट भी लोग जनरेट करके रखते हैं। जब सामने वाला बंदा माल लेके जाता है, ठीक है, तो वो रिसीट पे सिग्नेचर लेके चला आता है कि हमने हमने आपको माल डिलीवर कर दिया और आपने हमें एक प्रूफ भी है कि हमने उस पार्टी को सेल करा है, ठीक है। तो बिल ऑफ रिसीट, जब बिल ऑफ रिसीट आपको बेसिकली क्या करते हैं, जो जनरली सप्लायर इशू करते हैं, इनको ये चीज कंफर्म करनी होती है कि हमने आपको माल भेज दिया, आप इस पे रिसीट करके हमें भेज दीजिए, ठीक है। जब आप माल चेक कर लो, चेक करके पैकेजिंग रसीद आती है, इसको चेक कर लो और हमें इसका रिसीविंग दे दो कि हमने आपको डिलीवर कर दिया, ठीक है। बिल ऑफ सप्लाई तो आप उस केस में आती है जब हम सामने वाले पार्टी से क्या करते हैं, ये टैक्स चार्ज नहीं करते, ठीक है। जनरली जब टैक्स चार्ज नहीं करते हैं, यानी टैक्स बिल ऑफ टैक्स चार्ज नहीं करते हैं, तो वहां पे बिल ऑफ सप्लाई यूज करते हैं। बाकी मैं सप्लाई वाला चैप्टर जो पढ़ा हुआ ना, तो उसके अंदर सब कुछ आएगा, सप्लाई और इनवॉइसिंग वाला। सर एक एलएलपी है सर, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है सर। एलएलपी जो है सर, जो है जीएसटी एग्जेम्प्टेड गुड्स जो बेचती है, दूध का है सर, डेयरी है वो सर। एलएलपी में काम करते हैं उसका सर। तो जो हमारे सर कैटल फीड वगैरह होते हैं उस पे जीएसटी चार्ज होता है सर, लेकिन उसका इनपुट कर नहीं दे पाते सर। तो सर क्या ये तो सर जैसे खर्चे हो गए हमारे जो जीएसटी में पे की बिल पे, तो सर क्या जीएसटी ले सकते हैं सर एलएलपी को सर, या मैंडेटरी नहीं अगर? जी सर। इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड, देखो आप अगर एलएलपी अपने बनाया हुआ है, दूध डेयरी का काम है, जो भी आप एसेट लगा रहे हो, कुछ भी आप सर्विस ले रहे हो, उसमें जीएसटी में क्या आ रहा है, तो आप उसका क्रेडिट का आप या तो उसका, अगर आपने जीएसटी नंबर ले रखा है तो आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, और जो आप कोई भी चीज प्रोडक्ट सेल करोगे या कुछ भी तरह का सर्विस दोगे, उसको अगर आपकी आउटपुट टैक्स पेनल्टी आएगी तो उससे माइनस कर सकते हो। लेकिन अगर आपने जीएसटी नंबर ले नहीं रखा, ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे, आपका जो परचेज कॉस्ट होगा वो आपका मतलब जीएसटी जो है वो इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट बन जाएगा, ठीक है। आप उसका कोई आईटीसी का रिफंड होगा ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है? जी सर। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको पहले बता रहा हूँ, नेक्स्ट 3-4 क्लासेस आपकी कंसेप्ट के ऊपर होगी। मैं R1 3B इन सब पे तभी बढ़ूंगी, उसके बाद तो R1 3B प्रैक्टिकल चीजें हैं वो आपको तब समझ में आएंगी जब आपको आपके प्रोविजन समझ में आएंगे। तो अभी 3 से 4 क्लासेस हमारी प्रोविजंस एंड रूल्स रेगुलेशंस होने वाली है, जिसमें बिल ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, बिल ऑफ सप्लाई देखेंगे, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपनी R1 से जो टेबल्स है उससे रिलेटेड चीजों को एक बार समझेंगे, मतलब चीजों को देखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशंस में आपको पढ़ाऊंगा, सेक्शन 16 पढ़ाऊंगा, सेक्शन 17 पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल पता होना चाहिए अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर का काम कर रहे हैं, जीएसटी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा आगे की 3-4 क्लासेस में हम प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा। अभी R1 में टाइम लगेगा, R1 3B में, ठीक है, क्योंकि आपके जब तक कांसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको R1 3B समझ में नहीं आएगा, क्लियरली समझ में नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू सर। तो क्लास के लिए आपको समझ में आया जो भी मैंने पढ़ाया है? यस सर। जी सर। आप अपने तरफ से कोई फीडबैक देना चाहोगे? एनीवन? 10 out of 10 सर। रेटिंग फ्रॉम द, किसने दिया? दीपक राजकुमार। रेटिंग फ्रॉम द राजकुमार 10 out of 10, ठीक है। अदर कोई भी 10 out of 10 10 out of कॉन्सेप्ट 10, बहुत अच्छे से समझ में आया सर। 10 out of 10। ठीक है। चलो तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करा। चलो हैव अ गुड डे टू ऑल। यस सर। पैसे नहीं ठीक है कैच